स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, लेंस। यस, लेंस, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, और इसको और अच्छे से लेकिन जानना बाकी है। हाँ, क्लास 12th में कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे लेंस को। 10th में आपने पढ़ रखा है लेंस आपने देख रखा है, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ भी करी हो आपने 10th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में हम इन्हीं चीज़ों को वापस से थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, थोड़ा नई नई चीज़ें जानेंगे 12th क्लास में। टॉपिक वही है। अब जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस, उस टॉपिक का हम लोग इस लेंस वाले टॉपिक में जो है यूज करेंगे। तो बिफोर गोइंग अहेड इन एनीथिंग रिगार्डिंग एनी फार्मूला और एनीथिंग, सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं आपको थोड़ा सा लेंस के लिए कि लेंस किसे कहेंगे। वैसे देखो, लेंस एक मीडियम है दैट इज बाउंडेड बाय कर्व्ड सरफेस, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। दो मतलब बाउंड्री से बाउंड होता है, दो बाउंड्री से एटलीस्ट उसमें से क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। क्या मतलब इसको जरा समझो। जैसे मान लो ऐसा एक कर्व बाउंड्री, ऐसी एक और कर्व बाउंड्री, तो दो कर्व बाउंड्री मैंने बना दी। ये क्या बन गया, और ये मीडियम है कोई सा। अब ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। जैसे मान लो मैंने ऐसा किया और ऐसा बना दिया। इसमें क्या है, एक बाउंड्री जो है कर्व नहीं है, प्लेन है, बट है ना, कुछ बाउंड्री तो है, एक बाई एक इन कर्व है, एक कर्व होनी चाहिए, एटलीस्ट वन शुड बी कर्व। दिस इज ऑल्सो लेंस। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कर दूं, ऐसा दोनों ऐसा सीधा खींच दूं, तो ये लेंस है क्या? नहीं, ये लेंस नहीं है, ये ग्लास स्लैब होगी, सिंपल सी प्लेन ग्लास स्लैब। ये लेंस नहीं है। तो एटलीस्ट वन शुड बी कर्व इन नेचर, उसको अपन बोलते हैं लेंस। ठीक है। अब लेंस के टाइप्स को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इन दो टाइप्स में भी और टाइप्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होते हैं, इसमें भी और टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक होता है अपना बाई कॉन्वेक्स। बाई का मतलब डबल से होता है। अब बाई कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कुछ ऐसा दिखने में रहेगा, वो ऐसा रहेगा, इस तरीके का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसमें क्या दोनों साइड कर्व है। यहां पर देखिए क्या, एक ही साइड कर्व ना, ऐसा नहीं, ऐसा वाला ये वाला, दोनों साइड कर्व रहेगा, दोनों साइड जो है कुछ कर्वेचर रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का स्पेशल केस आता है इक्वी कॉन्वेक्स, मतलब दोनों साइड कर्व तो हो, और कर्व जो हो वो दोनों का ऐसा इक्वल हो, दोनों सेम कर्वेचर को, ये इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर दोनों का क्या हो, सेम हो। कर्वेचर का मतलब घुमाओ, कितना बेंडिंग है दोनों की, सेम हो, यानी दोनों का रेडियस जो होगा ना, ऐसा बनेगा ना, जो स्फीयर पूरा, दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो। इसका भी ऐसा बनेगा, दोनों का रेडियस क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वी कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो बाई कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों कर्वेचर ना हो, कोई एक आधी प्लेन हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स। अच्छा, अब देखो, मान लो दोनों कर्व तो हों, लेकिन कुछ इस तरीके से कर्व हों, इस तरीके से कर्व हों, दोनों कर्व हैं लेकिन इस तरीके से कर्व हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये हो गया कुछ कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स, और उसके मैंने डायग्राम भी बना दिया आपको समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव में भी वैसे ही बाई कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, बस दिखने में उनका थोड़ा लुक अलग है। ऐसा रहता है कॉनकेव, आपको मालूम है, बीच में पतला रहता है कॉनकेव, बीच में पतला रहता है, और साइड साइड में क्या रहता है, मोटा रहता है। और कॉन्वेक्स में मामला उल्टा है, बीच में मोटा रहता है, साइड साइड में पतला रहता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, बाई कॉनकेव। स्पेशल केस, अगर ये दोनों बराबर रहेगा कर्वेचर, तो इक्वी कॉनकेव। अगर एक प्लेन कर दें हम लोग और एक कर्व रहने दें, तो ये प्लेनो कॉनकेव। चाहे प्लेनो कॉनकेव को आप ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इसमें लेंस में भी, चाहे इस वाले में कॉन्वेक्स वाले में भी, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ये मत सोचिएगा सर ने ऐसे बनाया, हम डायग्राम तुमको ऐसे मिल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा नया लेंस आ गया।
नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसमें रहता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, जो कि दिखने में कुछ ऐसा रहता है, कैसा कहाँ बनाया जाए, यहाँ बना दीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा रहता है। मतलब इसमें एंडिंग पॉइंट जो है कॉमन नहीं है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट जो थे कॉमन थे, यहाँ पर क्या अलग अलग है, थोड़ा सेपरेटेड है, तो कुछ ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये हमारे दो टाइप्स के लेंस हैं मेनली, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और उसी में अदर टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले बनाए कॉन्वेक्स वाले वो समझ में आ गए होंगे, भाई ये दिखता है, ऐसा दिखता है, उसका ऐसा नाम है, ठीक, जैसा उसका लुक है उसके हिसाब से हमने उसको नेमिंग कर दी उसकी, और कुछ नहीं है। अब हम क्या करने वाले आगे, अब इसी लेंस को देखो समझा दिया, अब हमें क्या करना, क्या है मेनली लेंस पोर्शन में हमें करना क्या है, लेंस पोर्शन जो डिस्कस करें किस फिनोमिना में डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमिना में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखेंगे, ठीक है ना, कि भाई लाइट आ रही है, फिर लाइट जाएगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इमेज के बीच क्या रिलेशन होगा, है ना, मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी देखना जरूरी है। क्वालिटेटिव व्यू तो एक बार लेते ही लेते हैं, पहले फिजिक्स में क्या करना अपने को, सबसे पहला स्टेप होता है फील करना, यानी क्वालिटेटिव व्यू लेना, एंड आफ्टर टेकिंग द फील, आफ्टर टेकिंग द क्वालिटेटिव व्यू, हमको क्वांटिटेटिव भी तो चाहिए, तभी तो कुछ हम आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकेंगे, उसका कहीं पर्टिकुलर यूज कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ टर्म्स को रिगार्डिंग लेंस, कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं छोटे मोटे। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है आपके पास, वही सुंदर सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया हमने, कोई सा भी लेंस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे बिल्कुल मिड से क्रॉस करती हुई, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए जो ये कर्वेचर है ना, जो ये कर्वेचर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा यार, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है इसका, ये पहली सरफेस को मैंने C1 नाम दे दिया, ऐसी दूसरी सरफेस है इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये दूसरा सेंटर है, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इसकी सरफेस और सेंटर के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इजी, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने, एकदम सिंपल, वही पुरानी चीज़ें हैं उसी से लिंक्ड है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम रिलैक्स रहे। ये जो पूरा लेंस है इसका कुछ साइज होगा, कितना बड़ा लेंस है, इसको अपर्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ओके। अब जो लेंस का मिड पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। अब एक और डिफिनीशन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फोकस। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए, कैसी आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो रिफ्रैक्शन के बाद दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ होगा एक बार यहाँ होगा, दोनों सरफेस पे हो के कहीं यहाँ पर मान लो आके कट कर गई, ऐसे यहाँ कट कर गई, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब लाइट रे कैसी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और तब जाके कहीं पर कट करती है, उसको बेसिकली बोला जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्या बोला जाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और अगर मान लो लाइट रे किसी ऐसे पॉइंट से जाए, किसी ऐसे पॉइंट से जाए कि बाद में पैरेलल हो जाए, बाद में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, सिंपल सी बात याद करने वाली है। कॉनकेव के लिए भी यही बातें बोलेंगे। और यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया ऑप्टिकल सेंटर, ये ऐसा पॉइंट है अगर इसके थ्रू लाइट जाती है तो ऑलमोस्ट जीरो डेविएशन के साथ पास होती है, मतलब निग्लिजिबल डेविएशन होता है इसका, लाइट रे जो होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, सीधी निकल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ बेंडिंग करके कि कैसे वो सीधी, ऑलमोस्ट कैसे सीधी निकलती है वो। देखिए मान लीजिए आपके पास लेंस है, वही सुंदर सा लेंस, मैंने कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर कर लिया है, कोई से भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, अभी दोनों से मैं करके दिखाता हूँ बेंडिंग। ये एक पॉइंट है जिसको क्या नाम दिया गया है, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, ओके, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अब लाइट रे क्या इसकी तरफ आ रही है, ऐसी इसकी तरफ आ रही है, आने दो, ऐसी लाइट आ रही है। मैंने क्या बोला, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। देखिए इधर इस ये सरफेस है, ये सरफेस है,
इस सरफेस पे आके लाइट हिट कर रही है, राइट। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना लाइट किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो किधर कैसे होगा, पता होना चाहिए ना नॉर्मल कहाँ पहले। तो इस सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो उससे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए पहले, ठीक। लाइट रे जा रही रेयरर से डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लीजिए यहाँ आकर हिट कर गई, इस पॉइंट पर हिट कर गई। अब लाइट रे किधर से किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, भाई ये डेंसर मीडियम है और अब रेयरर में जा रही है। नाउ लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी ना। तो इस पॉइंट पर इस सरफेस के लिए क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पर जब नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पर, तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, इधर कहीं ये C2 है, ये C1 था, इस C2 से इस लाइन से ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ है पहले से ही प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा नॉर्मल। तो लाइट इधर जाना चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, और ये नॉर्मल है, और आपको पता है इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट होगी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका ओरिजिनल ट्रैक क्या था बच्चों, ये था ओरिजिनल ट्रैक, और ये क्या है, फाइनल ट्रैक। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल ट्रैक और फाइनल ट्रैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है फिलहाल में तो है। अगर यही लेंस और पतला कर दें हम, यही लेंस और अगर हम पतला कर दें, ऐसे थिन कर दें, बहुत थिन कर दें, ये बहुत मोटा है, इसको एकदम थिन कर दें हम, जब थिनर लेंस रहेगा तो उस केस में यही गैप क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, एंड हम उसको निगलेक्ट कर सकेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब चाहे वो ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, जैसी जानी चाहे, ठीक है। लेंस लेकिन कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, हाँ, खा पी के मोटा नहीं होना चाहिए, खाते पीते घर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर कॉनकेव होता तो, कॉनकेव होता तो देखिए ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे ऐसी आ रही है, मस्त आने दो, ये ऐसी आके हिट करी इसको, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल, वही सिंपल सा नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल है, थोड़ा अच्छे से कव कर लिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नॉर्मल ड्रॉ कर ली। इस वाले कर्वेचर का सेंटर कहीं होगा, ये इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करी हमने, और हमने कहा भाई वहाँ सेंटर होगा, कर्वेचर है सेंटर क्यों नहीं होगा, ये रहा C1, पहली सरफेस C1। अब ऐसे हमने जो है इस पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल हो गया। लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो जाना किधर चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये है ना, इसकी तरफ झुकाया मैंने, इसकी तरफ। अब देखिए डेंसर टू रेयरर जाएगी, इस वाले पॉइंट पर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही, ये C2। अब जैसे डेंसर से रेयरर जाएगी तो जाना किधर चाह रही है, देखो जाना किधर चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, बेंड किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ऐसी कुछ चली जाएगी, ठीक। तो ये जो डेविएशन है इसका क्या है, ये है बहुत ही कम। वही सेम केस, अगर ये लेंस पतला होता तो डेविएशन नेग्लिजिबल होता। तो हमारा जो आगे का डिस्कशन होने वाला है रिगार्डिंग द लेंस, उसमें हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि लेंस बहुत ही पतला है, इतना पतला है कि हम चाहे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस बताएं C2 की, या उसके सरफेस से डिस्टेंस बताएं C2 की, दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। मतलब ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक OC2 लिखें या दिस C2 लिखें, बात एक ही मानी जाए, यानी ये डिस्टेंस क्या है, बड़ी है, बहुत बड़ी, किसके रिस्पेक्ट में, लेंस की थिकनेस के रिस्पेक्ट में, यानी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बड़ा है ना, थिकनेस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। थिकनेस को हम लोग क्या कर लेंगे, वहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकेंगे, और उस केस में जो एक गैप रहेगा उसको भी नेग्लेक्ट मान लिया जाएगा। तो हमारी यहाँ पर एक एजम्पशंस ऐड होती है कि लेंस जो है वो थिनर लिया जाएगा, जितने भी हम लोग डेरिवेशंस आगे करेंगे। और उसके पहले मिरर में एक एजम्पशन ऐड करी थी, याद है, मिरर वाले केस में सोचो, हाँ गुड, स्मॉल अपर्चर, पैरेक्सियल रेज, याद है ना भाई, जो मिरर हम लोग लेते थे उसका अपर्चर क्या लेते थे, छोटा लेते थे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते थे, बड़ी लेते थे, इतनी बड़ी लेते थे कि रेडियो अपर्चर उसका साइज क्या हो जाए, बहुत छोटा माना जाए विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो एजम्पशन यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर भी जो लेंस है उसका अपर्चर छोटा लेना है, पैरेक्सियल रेज लेनी है थ्रू आउट दी चैप्टर। साथ के साथ एक एजम्पशन और ऐड करना है, लेंस जो है पतला रहेगा। जितने भी डेरिवेशंस करेंगे सब में यही एज्यूम रहेगा कि लेंस बहुत ही पतला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब देखिए बच्चों, आगे जो डिस्कशन हमारा है उसमें हम लोग इमेज की डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये सारी चीज़ें वैल्यूज पुट करेंगे। तो उसके लिए हमको साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशंस क्या है। तो कुछ मैं साइन कन्वेंशन पहले समझा देता हूँ ना, सिंपल सा है, वही बात है, वही पुरानी बात है, इसमें भी कोई अलग सा नहीं है, लेकिन एक बार बताना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई मेजरमेंट करते हैं, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अज्यूम करो ये है, और आप इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर आप इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। above द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव लेंगे एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेंगे। एंड ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जी हाँ, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लो ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब ऑप्टिकल सेंटर से आपको कोई पॉइंट है, मान लो ये एक्स पॉइंट है, और आपको बताना ओ एक्स कितना है, और आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं है और यहाँ से ऐसे रे इधर गई हुई है। तो आप जब ऑप्टिकल सेंटर से एक्स की तरफ जाएंगे तो आप ऐसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे ना, और रे जो गई है कैसी गई, इंसिडेंट रे वो इधर गई है, तो आप किधर जा रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सो द डिस्टेंस ओ एक्स विल बी टेकन एज नेगेटिव, विल बी टेकन एज नेगेटिव, यस, ध्यान में रखना आपको। चलिए अब डेरिवेशन। सबसे पहला फार्मूला जो मैं डेराइव करने वाला हूं वो फोकल लेंथ के लिए, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसके लिए, जिसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब क्यों बोलेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो भी आगे बताऊंगा। फिलहाल में जो मैं ड्राइव करने वाला फार्मूला वो किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए। अब जैसे मान लीजिए बच्चों कोई लेंस है आपके पास, सुंदर सा, वही कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही लिया जाए, कॉन्केव भी ले सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कॉन्केव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, डजेंट मैटर, द फॉर्मूला विल बी सेम। ओके, मेथड आपको समझ में आना चाहिए, लॉज आपको पता होने चाहिए, उसी मेथड से, उसी लॉज से जो है सारा जो है मामला सॉल्व हो जाएगा। और मेथड भी आपको क्या ही बताया है मैंने, जो पहले बताया था, मतलब वही है ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बस, अगर इतनी बात ध्यान है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बच्चों, ये रहा अपना लेंस, और मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये रही सरफेस, इसका मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, क्योंकि ये दूसरी सरफेस, और पहली वाली सरफेस का मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पर है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है सबसे पहली बात तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, इसका इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रे चाहिए, 2। एक रे तो आप निकाल लो सीधी सीधी, इजी है, एक बेंडिंग तो आसानी से हो गई, बेंडिंग क्या हुई, सीधी निकल गई है। तो अब एक निकाल लो ऑब्लिक्यूली और उसकी बेंडिंग करा लो नियमानुसार। तो दिस इज द इंसिडेंट रे दैट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, राइट। सो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन इसकी ये है। अब इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब पहली सरफेस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ खींच दी, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया। इट विल बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, राइट, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये कर दिया, बेंड हो गई, ठीक है, बेंड हो गई। अब ये जाना किधर चाह रही है, इधर जाना चाहिए, इधर 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 इधर, कहाँ, यहाँ कहीं जाना चाहिए, यहाँ कहीं। मतलब अगर ये सरफेस दोबारा नहीं आती तो ये ऐसी सीधी की सीधी निकल के जाके यहाँ कहीं हिट कर देती। तो पहली सरफेस से जो इमेज बनी उसका नाम मान लेते हैं कुछ I1, जो यहाँ बनती, ठीक है। लेकिन दूसरी सरफेस आ गई है, अब ये लाइट किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, देयर इज अगेन चेंज इन मीडियम, सो देयर विल बी अगेन द फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So we have to again bend the light. We need again a normal for this surface at this point. तो at this point draw a normal at this surface. तो ऐसा लाइन खींच दिया आपने दूसरी सरफेस से, ये क्या है, नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। डेंसर से रेयर में गई है तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे, हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्मल, ये उसे दूर कर दो, दूर कर दो, ये वाक पटैक, ये बन गई इमेज, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज को मैंने आई लिख दिया है,
ठीक है, I2 नहीं लिखा, पहली के लिए I डैश लिखा, I1 कर दिया था, फिर I कर दिया है। अब देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो इसका नाम C, मैं O नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज O फॉर ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया पहले ही, मैं C लिख दिया। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज द CC2, लेट दिस इज द R2 एंड द CC1, लेट दिस इज द R1 and CO is the U here and CI is the V here and CI1 is the V1। ओके चलिए, जो पहली सरफेस है उसके ऑब्जेक्ट कौन है? O है, और वो पहली सरफेस इमेज कहाँ बनाना चाह रही थी? वो कि I1 पर बनाना चाह रही थी। तो पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ O और इमेज हुआ I1 जो कि V1 डिस्टेंस और U डिस्टेंस है, ठीक है ना, V1 और U, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली सरफेस की है R1। चलिए अब दूसरी सरफेस के लिए सुनिए, दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये वाली रे, दिस इज द रे दैट इज इन डेंसर मीडियम, जो कि कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्जेक्ट को? I1 पर रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्जेक्ट को। ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है वो? V1 डिस्टेंस पर है। एंड दूसरी सरफेस ने इस रे को बेंड करके कहाँ मिला दिया है? I पर मिला दिया है। कहाँ पर मिला दिया है? I पर। तो दूसरी सरफेस ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना दी है? I पोजीशन पर बना दी है। तो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है, और इमेज कौन है? I है। तो इन दोनों सरफेस के लिए हमारे पास फार्मूला है भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू दी स्फेरिकल सरफेसेस हमने पढ़ लिया ना, फार्मूला याद है ना? नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ध्यान में है ना। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है? अब एक नया फार्मूला बनाना है। इस कंबाइंड जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, मतलब एक सरफेस दो सरफेस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, यानी U और फिर डायरेक्ट V। हमको I डैश से मतलब नहीं है, I1 से मतलब नहीं हमको, ये बीच में इंटरमीडिएट वाला नहीं, पूरा इफेक्ट देखना है ना। दोनों सरफेस का इफेक्ट क्या है? V आ रहा है, V पर आके इमेज बन रही है, हमें उसके बीच रिलेशन चाहिए। चलिए करते हैं। तो पहली सरफेस पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई? एक रेयर मीडियम में है, मान लीजिए रेयर मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये डेंसर मीडियम हमारा लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग दैट इज एयर इज n। तो उस हिसाब से हमारा होगा U के ऊपर 1 माइनस n अपॉन इमेज कहाँ बन रही पहले सरफेस के लिए? I1 पर बन रही, दैट इज द V1 एंड सो N1 अपॉन R1। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। चलिए दूसरी इक्वेशन बनाइए फटाफट। दूसरी इक्वेशन देखिए बच्चों, अब दूसरी सरफेस को देखिए ध्यान से, दूसरी सरफेस को देखिए ध्यान से। दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1 जो कि कहाँ पर है? रे कहाँ पर है? डेंसर मीडियम में है। डेंसर मीडियम में है तो बच्चों ऑब्जेक्ट के ऊपर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या? V1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए V1 माइनस अपने आप दूसरा वाला 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई फाइनल इमेज कहाँ पर बनी है? V पर बनी, सो V लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन R2। इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ n माइनस 1 अपॉन R2। कोई गलत बात थोड़ी भाई, 1 माइनस n लिखा था, यहाँ पर n माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर भी n माइनस 1 कर लिया है और यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया है, कोई गलत बात नहीं है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दें भैया? क्योंकि हमें देखो V1 नहीं चाहिए, वी नीड टू एलिमिनेट द V1। Why we need to eliminate the V1? Because V1 is the intermediate portion, intermediate image है वो, हमें इफेक्टिव चाहिए ना, दोनों का कंबाइंड वाला चाहिए, यानी U और V का रिलेशन चाहिए। तो अगर आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर n अपॉन V1 प्लस में, यहाँ पर n अपॉन V1 माइनस के साथ, सो दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसल्ड एंड द फाइनल वी विल गेट इज 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U एंड n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ध्यान से सुनो एक बात, हमने फोकस को कैसे डिफाइन किया था? अगर लाइट रे पैरेलल हो और जिस पॉइंट पे जाके मिले उसको फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर लाइट रेज क्या हो, पैरेलल हो, जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। तो मान लो इसे कोई लेंस है बच्चों, लेंस है, लाइट रे ऐसी पैरेलल आ रही हैं, ऐसी पैरेलल आ रही हैं और एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये फोकस की डिफिनीशन है। अब जो लाइट रेज आ रही किसी ऑब्जेक्ट की हैं, जो कि लाइट रेज अगर पैरेलल है तो क्या दिखाता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। यानी U अगर इन्फिनिटी है तो उस समय जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पे बन रही है। तो इफ वी पुट U इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट दैट टाइम वी विल पुट V इज इक्वल टू F, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन F। एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 0 होता है।
तो व्हेन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू f। दिस इज अ डेफिनेशन फ्रॉम द फोकस। ये बात हमको पता थी, तो हमने इसी चीज में पुट कर दिया, u की जगह पर इन्फिनिटी और v की जगह पर f पुट कर दिया। ये आ गया हमारे पास एक सुंदर सा फोकल लेंथ का फार्मूला। इस फार्मूले को हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं बताऊंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई जो R1 है, R2 है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है लेंस के रिगार्डिंग? ये लेंस के शेप की इन्फॉर्मेशन देता है कि लेंस का शेप कैसा होने वाला है, जैसा रेडियस रहेगा उसका शेप बनेगा वैसा। और n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है। तो ओवरऑल ये जो डाटा है ना, वो लेंस को मेकिंग की इन्फॉर्मेशन देता है कि लेंस कैसे बना हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लाइक अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का नॉलेज हो या फिर मीडियम का नॉलेज हो, आपको किसी डिजायर्ड फोकल लेंथ की वो चाहिए, लेंस चाहिए, तो आप बना सकते हैं उसको इस फार्मूले का यूज़ करके। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रखनी है, ये कितनी रखनी है, तो लेंस मेकर्स फार्मूले का वहाँ पर जो है यूज करके जो है कैलकुलेशन किया जाता है कि कितनी फोकल लेंथ कब किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और किस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर आएगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये फार्मूला डेरिवेशन जो है समझ में आया होगा कि ये लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लो। अगर मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें जो R1 होगा उसका मैग्नीट्यूड और जो R2 होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? R के इक्वल होगा। भाई दोनों सेम हो गए ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम हो गए। मान लीजिए वो R के इक्वल होगा, तो उस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो R1 की जगह पर R पुट कर दो, R2 की जगह पर R पुट कर दो, 1/r माइनस 1/r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया। मतलब कुछ भाई फोकल लेंथ तो 0 हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा सुंदर सा लेंस है, बढ़िया सा, भाई दोनों साइड बराबर, तो उसकी फोकल लेंथ 0 बोल दिया आपने। नहीं, कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है देखिए ध्यान से। ये जो पहला सरफेस है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो दूसरे के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो जो R1 है उसकी जगह पर तो आप R पुट करेंगे, लेकिन जो R2 उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? -R पुट करेंगे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 2n-1/r। किसके लिए? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर ये इक्वी कॉन्केव होता तो देखिए, इक्वी कॉन्केव होता तो पहली सरफेस के लिए क्या पुट करते? नेगेटिव पुट करते, नेगेटिव R पुट करते, और दूसरी सरफेस के लिए कैसा पुट करते? पॉजिटिव R पुट करते। तो R1 की जगह पर क्या पुट करते आप? -R, और R2 की जगह पर क्या पुट करते? R। तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से लगा हुआ, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस फाइनल क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 2n-1 डिवाइड बाई R विद नेगेटिव। ये कॉन्केव के लिए, इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव के लिए बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए यही लेंस जो है कट कर दिया जाए, ऐसा कट कर दिया जाए, जो कॉन्वेक्स लेंस है कट कर दिया जाए, तो क्या होगा? देखिए ये बन जाएगा ऐसा कि ये वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहली R1 जो कि इसकी इक्वल है, R की इक्वल है, और जो दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि सरफेस कैसी है? प्लेन, दैट इज नॉट कर्व्ड। जब कोई सरफेस कर्व ही नहीं है तो कर्व होने में कितना बड़ा रेडियस चाहिए उसको? इनफाइनाइट रेडियस चाहिए। सो द सेकेंड सरफेस हैव इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 की जगह पर आप कितना पुट करेंगे? R पुट कर देंगे, और इसकी जगह पर इन्फिनिटी। 1/∞ का मतलब 0, सो वी विल गेट 1/f इज इक्वल टू n-1/r। यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अगर इस फार्मूले में आप देखें तो यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखिए, f इज इक्वल टू है R डिवाइडेड बाई 2n-1। ये फोकल लेंथ है। जब आपने कट कर दिया तो फोकल लेंथ होगी f इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n-1। तो क्या हुई? फोकल लेंथ डबल हो गई है। डबल हुई है ना। देखिए यहाँ पर 2 था, 2 हट गया, नीचे से 2 हटा, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से हटा है। ये 1/f था पहले, भाई f कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ, फोकल लेंथ। तो ये हो गया फार्मूला। अब ये याद नहीं करना है, केसेस में समझा रहा हूँ, ये याद नहीं करना। फार्मूला आपको एक ही याद करना, पीछे वाला जो भी बताया हूँ, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आपको याद करना है। ये मैं बता रहा हूँ अप्लाई कैसे कर पाएंगे आप वहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ध्यान में रहे, n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग,
विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। अगर मान लीजिए किसी मटेरियल, जो भी लेंस है उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो आपको कुछ n2 और सराउंडिंग का n1 दिया हो, तो n का मतलब क्या हुआ, n2 डिवाइडेड बाई n1 हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का थोड़ा सा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें इसमें समझिए, थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए जो है लेंस को ऐसे कट कर दें, इस तरीके से कट कर दें, तब क्या होगा, इस तरीके से कट कर दें, मतलब लेंस ऐसे टुकड़े में बट गया बेचारा ऐसा कर दिया आपने, तो क्या होगा बच्चों, देखो जो इमेज बनेगी ना लेंस से, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि कर्वेचर हमने चेंज नहीं करी है। कर्वेचर दोनों की क्या है, वही है, फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, ध्यान में रहे। हाँ, लाइट जो आ रही थी ना, अब वो सिर्फ इतने हिस्से से आ पाएगी, पहले क्या आ रही थी, पूरे हिस्से से लाइट आ रही थी ना, आपने हिस्सा आधा कर दिया, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीजेस, बट देयर विल बी नो चेंज इन द फोकल लेंथ इन दिस कटिंग। हॉरिजॉन्टल कटिंग में नहीं, वर्टिकल कटिंग में जो है फोकल लेंथ क्या हुई थी, डबल हुई थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान में रहे। मान लीजिए बच्चों कोई लेंस है, वो बहुत सारी जो है ना मीडियम से मिलकर बना हुआ, मतलब सिंगल मीडियम का नहीं है, मटेरियल जो उसका एक ही मीडियम नहीं, उसमें बहुत सारे मीडियम है। मान लो इस हिस्से में कोई मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ n1, और फिर इस हिस्से में कोई दूसरा मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, फिर इस हिस्से में कोई दूसरा जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n3, ऐसे मान लो यहाँ पर है n4, ऐसे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो भाई साहब देखो, फोकल लेंथ जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे थोड़ी है, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो ये फोकल लेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी इस हिस्से की फोकल लेंथ अलग है, इस हिस्से की फोकल लेंथ अलग है, इस हिस्से की फोकल लेंथ अलग है। तो भाई साहब जो लाइट रेज ऐसी आएंगी ना, वो अलग अलग जगह पर जाकर क्या होंगी, फोकस्ड होंगी, यानी इस हिस्से से जो लाइट रेज आएंगी वो कहीं और फोकस होंगी, इस हिस्से से जो लाइट रेज आएगी वो कहीं और फोकस होगी। तो सबका जो है अलग अलग फोकस पॉइंट होगा और अलग अलग इमेज बनेगी। जितने नंबर ऑफ मीडियम होंगे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, उतनी नंबर ऑफ फोकल लेंथ होंगी और उतनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। बात समझ में? तो अगर मीडियम ऐसा है तो होता है कुछ ऐसा केस, तो इस तरीके से हमारी जो है मल्टीपल फोकल लेंथ वहाँ पर होगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मान लो लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ n2 और वो किसी सराउंडिंग मीडियम में रखा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर बात करें हम लोग अपने फार्मूले की, इस फार्मूले को रिप्लेस करना चाहे n2 और n1 के टर्म में, तो देखो हम लोग यही बोलेंगे ना, n2 डिवाइड बाई n1, ठीक है, यही बोलेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, अभी फिलहाल भी दिख रहा है आपको, जो कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने उदाहरण में, अगर n2 डिवाइडेड बाई n1 1 से ज़्यादा आता है, n2 डिवाइडेड बाई n1 1 से ज़्यादा आता है, तब तो जो f की वैल्यू जैसी आ रही थी वैसी ही आएगी, यानी जैसा नेचर आपने लेंस का रखा वैसा ही नेचर रहेगा। अगर n2 डिवाइडेड बाई n1 ग्रेटर देन 1 है तो नेचर सेम रहेगा लेंस का। लेकिन n2 डिवाइड बाई n1 अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये हो ना कि n2 डिवाइड बाई n1 अगर 1 से कम हुआ तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, यानी जो नेचर है लेंस का वो रिवर्स हो गया। नेचर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, वैल्यू निगेटिव आ गई ना यहाँ पर। अगर मतलब वो पहले अगर कॉनकेव था तो कॉन्वेक्स बन गया, अगर कॉन्वेक्स था तो कॉनकेव बन गया। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना? चलो देखो एक बात, देखो एक बबल का कॉन्सेप्ट लिया था मैंने पिछले लेक्चर में, ये बबल है, एयर बबल है। एयर बबल का एक्चुअल में नेचर क्या है, मगर मान लो ऐसे ड्रॉप होती, मतलब कोई वाटर ड्रॉप होती, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर बहुत ज़्यादा है, तो ये बेसिकली कन्वर्जिंग नेचर की, कोई भी लाइट रे ऐसी आएगी, ऐसे एक बार हिट करेगी फिर अगेन हिट करके ऐसे कन्वर्ज कर देगी लाइट को। ये कैसी नेचर की है, कन्वर्जिंग नेचर की है। लेकिन अब एयर बबल वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा, शेप वही है, शेप वही है, लेकिन आपने सराउंडिंग मीडियम ऐसा चेंज किया था, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द आउटर जो है ना कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले केस में क्या है, कम है, 1 से कम आ रहा है रेशियो। तो ऐसे केस में ये क्या बन गई थी, डाइवर्जिंग बन गई थी, नेचर क्या हो गया था, रिवर्स हो गया था। तो वही चीज़ लेंस के साथ होती है। अगर कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि वो मीडियम से कम हो जाए, तब तो नेचर क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड मीडियम बराबर हो जाए,
ऐसे मान लो N2 और N1 इक्वल हो जाए, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वही किसका हो जाए, लेंस का हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर N2 और N1 इक्वल हो जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी उसका फोकल लेंथ कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, यानी एक प्लेन ग्लास हो गई। क्या हो गया, ये एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, कोई लेंस का काम नहीं करेगा, लेंस के तरीके से काम करना बच्चों ये बंद कर देगा। और दूसरी चीज़ बहुत ध्यान सुनना, देखो जैसे ही आपने लेंस को ना आके मीडियम में लाके रखा जैसे आपने, मान लो N2 ज़्यादा है N1 कम ही है, मान लो नेचर चेंज नहीं हो रहा, मान लो ठीक है ना, N1 ज़्यादा नहीं है, N2 ज़्यादा है, N1 ज़्यादा नहीं है, नेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो देखेंगे आप, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था ना रिलेटिवली n तो चेंज हुआ ना, वैल्यू n की तो चेंज हुई ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हुआ ना। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। तो अगर सराउंडिंग मीडियम आ जाता है ना, कोई सा एयर के बाद कोई सा और आता है, डेंसर मीडियम आता जाता है ना, तो वैसे वैसे फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि बेंडिंग जो होगी लाइट की रिलेटिवली कम होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई मान लो ये कोई डेंसर मीडियम है और ये कोई रेयर मीडियम है। अगर लाइट रे, अगर ये मान लो बहुत रेयर है, लाइक एयर है, क्या है, एयर है, और ये क्या है, वाटर मान लो, तो लाइट रे ऐसी आएगी और हीट करेगी तो बेंड होगी। अगर मान लो ये वाटर है और ऊपर ग्लास है और फिर लाइट रे ऐसी आएगी तो इतनी ज़्यादा बेंड नहीं करेगी, कम बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर के बीच में रिलेटिवली कम चेंज हो रहा मामला। तो ऐसे ये ग्लास का बना हुआ मटीरियल है, अगर बाहर चारों तरफ एयर है तो लाइट रे ज़्यादा बेंड करेगी, जब ज़्यादा बेंड करेगी तो फोकल लेंथ कम होगी। भाई ऐसे लाइट रे आई और ऐसे बेंड कर गई, ज़्यादा बेंड कर गई तो फोकल लेंथ नज़दीक होगी ना, ज़्यादा बेंड कर गई लाइट। लेकिन अगर ये ग्लास है और अगल बगल पानी भर दो आप, तो रिलेटिवली लाइट क्या होगी, कम बेंड करेगी, और जब कम बेंड करेगी तो मतलब ऐसे दूर जाके मिलेगी, अब फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो इस तरीके से जो है मीडियम के आ जाने से जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला को हमने डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में हम और दूसरे फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशंस वगैरह को देखेंगे कि लेंस से कैसे हम लोग इमेज और अलग अलग तरीके से बनाते, जैसे हमने मिरर में बनाई थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।